नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे नेपाल में तख्ता पलट और वहाँ जो आग लगी है उसकी लपटें धीरे धीरे और तेज होती जा रही हैं। वहाँ सुप्रीम कोर्ट, वहाँ का संसद, राष्ट्रपति भवन तक वहाँ पर हमले हुए हैं और लोग लगातार वहाँ पर जो युवा जेनजी जिसको कह रहे हैं कि युवा लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि वहाँ के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया है, ज़्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो युवाओं का गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो घटना घटी है भारत के बिल्कुल पड़ोसी देश, और एक ऐसा पड़ोसी देश जिसका बॉर्डर बिल्कुल ओपन है, ये भारत के लिए भी एक चिंता और खतरे की बात है। क्योंकि हाल के अगर सालों में अगर आप देखें तो अफगानिस्तान में जिस तरह से तख्ता पलट हुई, वहाँ पर तालिबान का कब्जा हुआ, वो भी भारत के लिए खतरे की बात थी। हालांकि बाद में भारत ने तालिबान के साथ अपने रिश्तों को मैनेज किया, जिससे काफ़ी बेहतर स्थिति हुई। अभी पिछले ही साल मतलब एक साल के अंदर में जो बांग्लादेश की जो स्थिति हुई, शेख हसीना को वहाँ से तख्ता पलट कर वहाँ से भगाया गया और वहाँ पर कब्जा है। वहाँ पर जिस तरह से यूनिस और बाकी दूसरी ताकतों का वहाँ पर कब्जा रहा। इसके अलावा म्यांमार में कुछ साल पहले भी वहाँ की जो लोकतंत्र के समर्थक ताकतें थे उनको वो किया गया, उनको दमन किया गया उनके साथ, और वहाँ पर सेना ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। और ये 4 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनका भारत के साथ एक लंबा बॉर्डर और बड़े ही मतलब सेंसिटिव चीज़ें हैं। और नेपाल का होना, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा एक सिर्फ पड़ोस का ही रिश्ता नहीं था, एक सांस्कृतिक, भौगोलिक, हर तरह से लिहाज से नेपाल कहीं ना कहीं पे भारत का पार्ट की तरह ही रहा है वो। और वहाँ पर जो स्थिति अभी है बहुत भयावह स्थिति है। हम जितनी बातें कर रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ खबरें ये भी आ रही हैं कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री ओली हैं वो विदेश भाग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल विदेश भाग गए हैं। सरकार उनकी एक तरह से आप मानिए कि पलट गई है। और हमारा जो नेपाल से रिश्ता है वो ये और संजय जी आपको मैं रोक रहा हूँ कि जब हम बात को बता, वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अभी राष्ट्रपति ने, जबकि ओली का इस्तीफा मंजूर कर लिया था, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन पर भी अटैक किया गया था, उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया। यानी अभी के समय में नेपाल का जो तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। वहाँ पर किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पर किसी तरह का कोई वो नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी इस्तीफा दे चुके हैं। आगे क्या होगा ये बड़ा मुश्किल है। लोग जो है वहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो काठमांडू के मेयर हैं, जो युवा नेता के तौर पर काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, बालेंद्र शाह, उनको अंतरिम पीएम बनाने की बात आ रही है। लेकिन ये क्या मतलब एक हम ये मान के चलें, जो कि मुझे लगता है कि वो स्थिति शायद नेपाल के लिए भी आइडियल रहेगी कि वहाँ जो राजा, जो पूर्व राजा को लेकर के हाल के दिनों में जो प्रदर्शन हो रहे थे, वहाँ की जनता मांग कर रही थी, क्या धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या नेपाल बढ़ रहा है? देखिए, अभी इस समय तो ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी जो ये लग रहा है, एक तो पहले कहूँगा कि भारत के जितने पड़ोसी राज्य हैं उनमें जिस तरह से उथल पुथल हो रही है, ये थोड़ा भारत के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। अफगानिस्तान में तालिबान ने किया और वहाँ पर जो जिस तरह का शासन चल रहा है, भारत से संबंध निश्चित अच्छा हो गया है, लेकिन वो एक अलग तरह का शासन चल रहा है, एक अलग तरह के तालिबान हैं। महिलाओं की वहाँ पे हालत बहुत ख़राब है और वो लोकतंत्र वहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान की हालत आपके सामने है। पाकिस्तान हमारा किस तरह का पड़ोसी है। नेपाल में इस समय ऐसा लग रहा है कि सारी अराजकता वहाँ पर हावी है। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरवादी ताकतें हावी हो चुकी हैं। भारत के साथ उसके संबंध बहुत बिगड़े हुए हैं। श्रीलंका में भी बिल्कुल इसी तरह की क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, लेकिन श्रीलंका के साथ भारत के संबंध सुधर चुके हैं और श्रीलंका भी सुधरने की राह पर जा रहा है। श्रीलंका भी शांति है वहाँ। लेकिन नेपाल में अब ये देखिए, इसमें कई विकल्प माने जा रहे हैं कि नेपाल में होगा क्या। राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनकी पूरी सरकार जा चुकी है। तो जो विकल्प दिखाए गए, एक तो बालेंद्र शाह बालेन जो हैं वो बहुत लोकप्रिय युवा नेता हैं और उन्होंने वहाँ पे मेयर के तौर पे काठमांडू में जो कुछ काम किया है और जिस तरह से युवा उनको जो है प्रेरणा पाते हैं और युवाओं के बीच में वो असरदार हैं, मुझको लगता है कि वो भी एक विकल्प है कि उनको इस समय देश का मुखिया बना दिया जाए। दूसरा, सेना के वहाँ पे आर्मी जो चीफ हैं वो कह ही चुके हैं कि हम स्थितियों को संभालने के लिए आगे आ सकते हैं। तो थोड़े बहुत समय के लिए हो सकता है सेना भी वहाँ पर सरकार बनाए, या जब तक अगली सरकार नहीं चुनी जाती सेना काबिज हो। तीसरा विकल्प ये वहाँ पर माना जा रहा है कि सारे जो नेता हैं वो मिलकर के एक केयर टेकर सरकार बनाएं, जिसमें बालेंद्र शाह बालेन और दूसरे एक और नेता है जो युवा नेता बहुत लोकप्रिय है और खासकर सोशल मीडिया में, ऑर्गेनाइजेशन में युवाओं के लिए बहुत ढेर सारे काम करने में, उनका नाम है सूदन गुरुंग। तो सूदन गुरुंग और बालेन शाह बालेन, मुझको लगता है कि आने वाले समय में असली जो हीरो हैं या जो नायक हैं नेपाल के, जो तय करने वाले लोग हैं, वो यही दोनों हैं।
लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है संजय जी कि कहना बड़ा आसान होता है, जिस तरह से युवा आक्रोश में है वहाँ पर और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन एक ऐसी चीज़ होती है। अब जैसे बालेन शाह की बात हो रही है, मुझे वहाँ नेपाल के लोगों के हीरो हैं और हो सकता है कि कोई अंतरिम प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन जिस तरह की वहाँ पर हालात हैं, जिस तरह से उपद्रव मचा हुआ है और आउट ऑफ कंट्रोल सारी चीज़ें, उसमें क्या एक युवा नेता क्या स्थिति को संभाल पाएगा? देखिए, बालेन के बारे में ये माना जाता है, वो नेपाल के इस काठमांडू के मेयर हैं। वो वहाँ पे ये कह के आए थे कि मैं काठमांडू है उसको स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, उसमें करप्शन कम करूंगा, वहाँ सफाई की चीज़ों को ज़्यादा करूंगा और युवाओं को महत्व दूंगा। और काफ़ी हद तक ये माना जाता है कि जो ट्रैफिक है, जाम है, गंदगी है, स्मार्ट सिटी बनाने के राह में जो उन्होंने कुछ डिलीवर किए हैं चीज़ें, और वो बेसिकली इंजीनियर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियर हैं और एक आम परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनके ऊपर विश्वास इसलिए है कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। और राजनीति में भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात वो लंबे समय से कह रहे हैं, जो इस समय नेपाल का सबसे मतलब दुखती हुई चीज़ है, क्योंकि केपी शर्मा ओली की सरकार पर करप्शन के इतने ज़्यादा आरोप थे, पूछी मत। दूसरा, जो यहाँ पे जनरेशन जेड जिसको कहा जाता है, मतलब जनरेशन जेड का मतलब कि 1997 के बाद पैदा हुई वो पीढ़ी जो 2012 तक जो है मानी जाती है, 1997 टू 2012। ये पीढ़ी वो पीढ़ी जब हमारे सोशल मीडिया की शुरुआत हो रही थी और इसने तकनीकी में और सोशल मीडिया में पारंगत हासिल की हुई है, तो इस पर काफ़ी असर है। बालेन का रोल निश्चित रूप से होने वाला है नेपाल में। और एक सुलझे हुए आदमी हैं, उनके बारे में कहा था, शांत और सुलझे हुए आदमी हैं। दूसरे जो जिनका नाम मैं आपको ले रहा था, सुदन गुरुंग का भी यही था कि वो साधारण परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, काफ़ी तेज विद्यार्थी रहे, बाहर जाके उन्होंने भी शिक्षा ली और वापस जब आए उन्होंने NGO बनाए, बहुत ढेर सारे संगठन बनाए, और वो जो भी चीज़ें करते हैं उसमें युवाओं को साथ में लेकर के चलते हैं और युवाओं को युवाओं का जोश है, उत्साह है और युवाओं को आगे लाने का काम है, वो बखूबी करते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब इस तरह की परिस्थिति आती है तो वहाँ पर तीसरी ताकत इसका फायदा उठाने के चक्कर में बिल्कुल, तो जिस तरह के भी नेपाल में हालात हैं, जिस तरह से हिंसा हो रहा है, जबकि जब गुस्सा उनको केपी प्रसाद ओली से था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बावजूद वहाँ पर अगर हिंसा और लगातार आगजनी अगर हो रही है, तो इसमें यह भी संभावना इस बात की है कि कोई तीसरी पार्टी आकर के नेपाल का माहौल खराब करे। और फिर वहाँ पर क्यों, इसके पीछे की वजह है क्योंकि पैटर्न काम कर रहा है। अगर आपने देखा होगा कि श्रीलंका में ऐसी हुआ, सेम पैटर्न पे हुआ, वहाँ पे इसी तरह से हिंसा हुई, वहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के भवनों में घुस करके लोग हिंसा फैलाई। बांग्लादेश में भी सेम सिचुएशन में ऐसे गया। एक तरफ पाकिस्तान में भी जो हुआ था, जिस समय इमरान के समर्थक घुस करके जो उत्पात मचाई थी, तो वहाँ पर तो ये जो संकेत आ रहे हैं, ये बड़ा कॉमन फैक्टर है इसमें। तो ये कहीं ना कहीं पर ऐसा भी है कि ऐसी ताकत, अब नाम देखे चीन के साथ, तो केपी प्रसाद ओली तो उनके बारे में कहा ही जाता था कि वो चीन के पिट्ठू हैं और लगातार अनपॉपुलर होते जा रहे थे वहाँ पर, बावजूद इसके वो वहाँ के लोगों की बात नहीं सुन रहे थे। तो मिलाजुला की स्थिति जो वहाँ पर अभी दिख रही है कि एक यही युवा लोग जो थे, कुछ समय पहले प्रदर्शन किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि बल्कि उस समय शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, वहाँ के राजा के फेवर में किया था, तब ये सरकार काफ़ी मारपीट भी उन्होंने लोगों के साथ वो सब कुछ दबाने की कोशिश की। लेकिन वो जो गुस्सा था वो यहाँ पर बाहर आया और यहाँ पर अब नया नायक जो आपने बोला कि बालेन शाह, जिनको बालेन के नाम से जिनको फेमस है वहाँ पर। लेकिन अगर अब नेपाल, क्योंकि ये भारत के फायदे की बात है इसमें ही रहेगी कि जब तक राजशाही वहाँ पर रही, भारत के साथ एक अच्छे संबंध रहे और नेपाल एक अच्छे मतलब जो राष्ट्र के तौर पर एक डेवलप और जिस तरह की वहाँ की शांत एक वो था, राष्ट्र था। लेकिन फिलहाल जब से राजशाही वहाँ से हटी है, जब से लोकतंत्र आया है, नॉर्मली तो लोग बात करते हैं कि लोकतंत्र आने से खुशहाली होती है या कुछ, लेकिन वहाँ पर अस्थिरता बढ़ गई है। हाँ, वहाँ राजशाही हटने के बाद अस्थिरता वहाँ पर पिछले 10 साल में 15 सरकारें बनी है, मतलब 12 से 15 के बीच में मिक्स कर लेते हैं, बार बार मिक्स करते हैं। अवसरवादिता वहाँ की राजनीति में बहुत ज़्यादा हो गई है कि आपस में पहले गठबंधन बनाएंगे, फिर तोड़ देंगे, करप्शन है, नेता अपने पद चाहते हैं। दूसरा, वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या रही है, संविधान की रही है। उन्होंने कई बार उनके संविधान पिछले 20-30 सालों में बने। जो पिछला संविधान था 2005 में शायद बना है और वो संविधान सही तरीके से अभी तक लागू नहीं हो पाया है। उसको भी लेकर के काफ़ी बवाल है। वहाँ पे जातिवाद की स्थिति बहुत ज़्यादा है कि जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनको लगता है कि उनको मौका नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा जो आ रहा है इसमें कि जो लोग बड़े लोगों के बेटे हैं, बड़े अफसरों के बेटे हैं, नेताओं के बेटे हैं, वो वहाँ पर ऐश कर रहे हैं, सारी सुविधाएं वो ले रहे हैं, बड़े पद वो ले रहे हैं और बाहर जाते हैं, आराम से पढ़ करके आते हैं। उस सबसे बड़ा गुस्सा उन्हीं के ऊपर है। तो लेकिन जो मुझको लगता है कि देखिए अब ये विद्रोह तो हो चुका है
और इस विद्रोह में जब कोई विद्रोह होता है तो कमान अगर किसी एक के हाथ में नहीं है तो चीज़ें इस तरह की होती हैं कि गुस्सा आपको दिखेगा, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन अगर ये इसकी कमान ये लोग अगर संभालते हैं, बालेन शाह और जो सूदन गुरुंग हैं जिनका प्रभाव है, तो इनकी अपील पे शायद ये चीज़ें थमने लग जाएंगी, क्योंकि इनका जो मकसद था वो तो पूरा हो गया है। वही मकसद तो पूरा हो गया है, लेकिन जब अराजकता की स्थिति बनती है तो उसमें कई ऐसी ताकतें फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। और जिस तरह से भारत को घेरने की कोशिश हुई है पिछले कुछ सालों में, जिस तरह से जैसे कहते हैं डीप स्टेट और बाकी का जो रोल रहा है, अभी आज की तारीख में अगर हमें मान के चलें तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं बड़े अच्छे, भारत के लिए आइडियल स्थिति नहीं है। अब चाइना को ले लो कि चाइना ने हमेशा बॉर्डर पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया है। पाकिस्तान के बारे में हम क्या बोलें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तो हमारा एकदम डायरेक्ट पड़ोसी नहीं है, लेकिन एक ऐसा कनेक्शन है जो कि पड़ोस में आता है। श्रीलंका का भी हो गया, म्यांमार का हो गया, और अब नेपाल। एक पैटर्न है धर्मेंद्र जी, मैं आपको बीच में, ये इन सारी जगहों पे जो चीज़ें हुई हैं, बांग्लादेश में हुई हो या म्यांमार में उसकी सुलगाहट दिखी हो, श्रीलंका में हुई हो या अब नेपाल में, इन सारी जगहों पे चीन का प्रभाव बढ़ रहा था। इन सारी जगहों पर पड़ा था। तो ये भारत के लिए उस लिहाज से अच्छा है कि चीन का जो प्रभाव है, हालांकि बांग्लादेश अभी फिर से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर चीन का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन भारत के लिहाज से ये अच्छा है कि जिन जगहों पर श्रीलंका हो या नेपाल हो या इन जगहों पर चाइना का प्रभाव इससे थोड़ा सा खत्म होगा। फिलहाल तो ये लगता है। ये और ये अगर आइडियल स्थिति और अच्छी होगी जब वहाँ के जो पूर्व राजा हैं, जिनको लेकर के वहाँ की जनता में भी काफ़ी अभी भी काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, वो करते हैं, अगर राजा की किसी भी तरह से अगर वापसी होती है, किसी भी रोल में अगर वापसी होती है, हो सकता है संभव है कि राष्ट्रपति बना दें या कुछ ऐसा कर दें फिलहाल के लिए। अगर ऐसा होता है तो नेपाल की जो अराजकता वाली जो स्थिति अभी बनी है, क्योंकि देखिए हो रहा है कि नेपाल के लोग ही नेपाल को जला रहे हैं, चाहे आपके विरोध किसी से भी हो। ओली चल जिनके वजह से आपको नाराजगी थी, गुस्सा था, तो छोड़ के भाग गए, वो तो देश जल रहा है, वो तो छोड़ के भाग चुके हैं, प्रॉब्लम क्रिएट किया, भाग लिए। तब नेपाल के लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर आग लगा रहे हो तो किसके आग लगा रहे हो, अपने देश में आग लगाने का फायदा क्या है। और जब इस तरह की स्थिति आपकी बनेगी तो तीसरी ताकतें और भी जो दूसरी ताकतें इनका इंटरेस्ट है वो वहाँ फायदा उठाने की कोशिश करेगी। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो उन्हें पाना, वहाँ की जो जेनजी, वहाँ के जो युवा जो सड़कों पर उतरे थे, उन्हें जो चाहिए वो उनको मिल गई है। तो वहाँ पर एक शांति से बैठ करके एक ऐसी सरकार बनाए या ऐसी चीज़ आगे क्रिएट करें जहाँ नेपाल में शांति बनी रहे, और वो सबके भले, नेपाल के लिए भले की बात है और भारत के लिए भले की बात है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये जो माहौल है वहाँ का अभी भी लगातार वहाँ पर स्थितियाँ धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं इनफैक्ट। तो उस पर नज़र हम सबकी नज़र बनी रहेगी। अगर आपने अभी तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेपाल से जुड़ी और बाकी खबरों को लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।